डियर ट्रेडर्स, आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। आज हम ना फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और ना टेक्निकल एनालिसिस। आज हम समझेंगे मार्केट साइकोलॉजी, क्योंकि आज मार्केट में एक रियल केस स्टडी बनी है। साउथ इंडियन बैंक का स्टॉक 19% क्रैश एक ही दिन में, और इस क्रैश के पीछे कोई स्कैम नहीं था, कोई फ्रॉड नहीं था, कोई क्वार्टरली रिजल्ट भी नहीं आया था जो ऐसा शॉक दे सके। सिर्फ एक डिसीजन था कि सीईओ ने रीअपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई नहीं किया। अब सवाल ये है कि सिर्फ एक लाइन की न्यूज़ से स्टॉक 19% कैसे गिर गया, मार्केट इतना सेंसिटिव क्यों हो गया, और इन्वेस्टर्स यहाँ पर कौन सी गलती करते हैं। आज हम ये समझेंगे कि मार्केट का दिमाग कैसे काम करता है, फियर कैसे प्राइस बनाता है, और पैनिक सेलिंग का चेन रिएक्शन कैसा होता है। ये वीडियो थियोरी नहीं है, ये रियल मार्केट बिहेवियर है। अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना चाहते हो तो ये साइकोलॉजी समझना फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में नंबर से पहले सोच रिएक्ट करती है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इवेंट को क्लियरली समझते हैं। बैंक ने ऑफिशियली बताया कि करंट एमडी एंड सीईओ अपना टर्म कंप्लीट करेंगे, सितंबर 26 तक ऑफिस में रहेंगे, लेकिन नेक्स्ट टर्म के लिए कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि सीईओ ने रिज़ाइन नहीं किया है, अभी बैंक छोड़ नहीं रहे हैं, ऑपरेशंस भी नॉर्मली चल रहे हैं। मतलब कि ये सडन एग्जिट नहीं है, ये प्लान्ड नॉन कंटिन्यूशन है। फिर भी मार्केट पैनिक मोड में चला गया। बैंकिंग स्टॉक्स नॉर्मल कंपनीज जैसे क्यों नहीं होते हैं? यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है बैंकिंग स्टॉक्स मतलब ट्रस्ट प्लस रिस्क मैनेजमेंट। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सीईओ बदलने से प्लांट बंद नहीं होता है, लेकिन बैंक में सीईओ रिस्क कल्चर डिसाइड करते हैं, लैंडिंग अग्रेशन कंट्रोल करते हैं, एनपीए का टॉलरेंस भी वही सेट करते हैं। इसीलिए बैंकिंग सेक्टर में मैनेजमेंट चेंज मतलब बिजनेस रिस्क में आ सकता है। मार्केट ये मानता है कि गलत सीईओ आ गया तो फिर फ्यूचर में एनपीएस भी बढ़ सकते हैं, चाहे आज बैलेंस शीट क्लीन ही क्यों ना हो, लेकिन फ्यूचर में एक रिस्क हो सकता है। तो इस केस में मार्केट ने क्या इमेजिन किया कि नंबर 1 सीईओ खुद कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, नंबर 2 मतलब इंटरनल चैलेंजेस हो सकते हैं, न्यू सीईओ आने में टाइम लग सकता है, आरबीआई अप्रूवल प्रोसेस स्लो हो सकती है, अनसर्टेनिटी का पीरियड भी लंबा हो सकता है, और मार्केट को अनसर्टेनिटी से ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है। प्राइस एक्शन क्यों इतना अग्रेसिव था, तो हम इसके लिए स्टेप्स बाय स्टेप समझते हैं कि इतना फॉल, इतना डेंजरस फॉल, 19% फॉल एक ही दिन में क्यों आ गया, सिर्फ एक छोटी सी न्यूज़ के कारण। तो सबसे पहले स्टेप में एक तो न्यूज़ आई थी, इसकी वजह से क्या हुआ, तो इंस्टीट्यूशनल डेस्क जो थे वो सब अलर्ट हो गए। स्टेप 2 में जो अपना स्टॉक था वो गैप डाउन ओपन हुआ, तो इसके कारण क्या हुआ, रिटेल इन्वेस्टर्स घबरा गए। स्टेप 3 स्टॉप लॉस हिट हुए, टेक्निकल सेलिंग स्टार्ट हो गई। स्टेप 4 मोमेंटम ट्रेडर्स जो थे वो भी शॉर्ट साइड एक्टिव हो गए, और फॉल जो था वो और तेज़ हो गया। इसलिए ये फॉल स्मूथ नहीं था, रैशनल भी नहीं था, लीनियर भी नहीं था, लेकिन एकदम लैंडस्लाइड के जैसा हो गया था माहौल पूरा। अब हम ये देखेंगे कि फंडामेंटल्स और सेंटिमेंट ये दोनों एक दूसरे से कैसे को रिलेट थे ये केस में। अब यहाँ पर मैक्सिमम रिटेलर्स क्या गलती करते हैं कि क्रैश देखकर लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि बिज़नेस ख़राब हो गया है, लेकिन रियलिटी ये होती है कि बैंक प्रॉफिट अभी भी बना रहा है, एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रही है, लोन ग्रोथ भी विजिबल है। तो फिर ये फॉल बिजनेस फेलियर की वजह से नहीं था, ये जो लीडरशिप थी उसकी अनसर्टेनिटी के कारण ये पूरा हमें जो डिस्काउंट आज देखने को मिला उसका वो रीज़न था। राइट, मार्केट ये बोल रहा है कि फ्यूचर का रिस्क थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए प्राइस को अभी कम होना पड़ेगा, और इसी कारण ये इतना बड़ा फॉल आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि आगे क्या ट्रैक करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर चेकलिस्ट, हमें क्या क्या ऑब्जर्व करना चाहिए साउथ इंडियन बैंक में। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए हमें। सबसे पहले तो इंटरनल कैंडिडेट आता है, जो सीईओ एमडी है उनकी जगह पे, या तो कोई एक्सटर्नल आता है, वो हमें ट्रैक करना पड़ेगा। जो एक्सपीरियंस बैंकिंग है, जो पर्सन आएगा वो कितना एक्सपीरियंस पर्सन है वो हमें देखना पड़ेगा, उसका मतलब सक्सेशन प्लान कैसा रहा है वो। देन आरबीआई सिग्नल्स, अप्रूवल वो स्मूथ मिलता है या तो फिर डिले होता है, क्योंकि अगर आरबीआई अप्रूवल भी डिले हुआ तो स्टॉक प्राइस और पिटेगा और डाउन जा सकता है। देन स्ट्रैटेजी कंटिन्यूटी भी देखनी पड़ेगी कि जो लोन ग्रोथ एग्रेसिव होता है वो आगे चल के भी इतना ही एग्रेसिव रहेगा या फिर कंजर्वेटिव हो जाएगा।
तो ये स्ट्रैटेजी जो अभी तक चल रही थी साउथ इंडियन बैंक में, वो कंटिन्यू रहेगी या फिर वो चेंज होती रहेगी, चेंज हो जाएगी आगे चल के, वो भी ट्रैक करना पड़ेगा। और जो एसेट क्वालिटी है उसका ट्रेंड कैसा रहता है, मतलब कि जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए है वो स्टेबल रहते हैं या तो फिर और बिगड़ जाते हैं। जब ये सब क्लियर होगा तब मार्केट में कॉन्फिडेंस वापस आएगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, तो क्या ये अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि एक दिन में स्टॉक 20% सस्ता हो गया, तो क्या अभी हमें इसको बाय करना चाहिए? तो इस सवाल का एक ही ऑनेस्ट जवाब मैं देना चाहूँगी कि ये अभी आपके टाइम होरिजन और रिस्क एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उसके लिए वॉलेटिलिटी हाई रहेगी, ट्रेंड भी अभी तो वीक ही दिख रहा है, रिस्क ज़्यादा रहेगा। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको सिर्फ प्राइस देख के जंप नहीं करना चाहिए, जो एक बार मैनेजमेंट में क्लैरिटी क्या आती है उसका वेट ज़रूर करना चाहिए। राइट, हर टाइम जो भी क्रैश आता है ऐसे किसी भी अच्छे स्टॉक में, तो उसको अपॉर्चुनिटी डायरेक्टली मान लेना अच्छी बात नहीं है। जो क्रैश हुआ उसके पीछे का रीज़न भी हमें फाउंड आउट करना चाहिए, उसको ठीक तरह से वो रीज़न को भी एनालिसिस करने के बाद ही हम अगर डिसीजन ले तो फंसने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब इम्पोर्टेंट, हम अगर साउथ इंडियन बैंक में इन्वेस्टेड नहीं हैं तो भी जो आज ये इंसिडेंट हुआ उसके ऊपर से हम एज एन इन्वेस्टर्स, एज ए ट्रेडर्स क्या सीख सकते हैं। जो रियल मार्केट ने हमें आज लेसन एक सिखाया है, तो उसको कुछ पॉइंट्स में हम बाइफर्केट करके एक एक करके सिंपल तरीके से देखते हैं कि जो साउथ इंडियन बैंक का आज इंसिडेंट हुआ, सिंगल डे में 19% क्रैश हो गया स्टॉक प्राइस, उसके ऊपर से हम क्या सीख सकते हैं। तो मेन मेरे वीडियो बनाने का पीछे का जो मोटिव था वो यही था कि ये जो रियल मार्केट केस स्टडी आज बनी है उसके ऊपर से हम क्या सीख सकते हैं। राइट, तो इन्वेस्टर को इससे क्या सीखना चाहिए? तो सबसे पहले आता है बैंकिंग स्टॉक्स, मतलब कि मैनेजमेंट बिजनेस। बैंक सिर्फ बैलेंस शीट का गेम नहीं होता है, बैंक मैनेजमेंट का बिजनेस होता है। सीईओ का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सीईओ रिस्क एपेटाइट सेट करते हैं, लोन क्वालिटी भी डिसाइड करते हैं, ग्रोथ अग्रेसिव होगी या कंजर्वेटिव ये भी वही डिसाइड करते हैं। इसीलिए बैंकिंग स्टॉक्स है जितने भी, उसमें जो मैनेजमेंट अगर चेंज हो गया, हो रहा है या होगा, ऐसा कुछ भी न्यूज़ भी आएगा तो उसका वैल्यूएशन के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैनेजमेंट इज़ अ वेरी कोर पार्ट ऑफ बैंकिंग स्टॉक्स। देन मार्केट प्रॉफिट से ज़्यादा फ्यूचर रिस्क प्राइस करता है। अभी कंपनी आज तो प्रॉफिट बना रही है फिर भी स्टॉक गिर सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट ये पूछता है कि कल का रिस्क क्या है। मार्केट हमेशा फ्यूचर को ही ट्रैक करता है, राइट। तो साउथ इंडियन बैंक के केस में क्या हुआ, पास्ट परफॉर्मेंस ठीक थी लेकिन फ्यूचर लीडरशिप पर डाउट आ गया, इसीलिए प्राइस फिर एडजस्ट हो गया, 20% गिर गया। देन हर क्रैश बिजनेस फेलियर नहीं होता है। स्टॉक गिरने का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि कंपनी खराब हो गई। कभी कभी क्रैश का मतलब फियर डिस्काउंटिंग भी होता है, क्रैश का मतलब अनसर्टेनिटी प्राइसिंग भी होता है। तो स्मार्ट इन्वेस्टर का काम क्या होता है, जो रीज़न है क्रैश के पीछे उसको समझना। सिर्फ प्राइस देख के हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। देन इमोशन सबसे महंगा इंडिकेटर है। अब जब स्टॉक एक दिन में 15-20% गिरता है तो दिमाग सबसे पहले पैनिक करता है, लेकिन याद रखिए मार्केट में पैनिक बहुत एक्सपेंसिव होता है। जो इन्वेस्टर फियर में बेचते हैं वो अक्सर क्लैरिटी आने के बाद वापस वही स्टॉक को ऊपर की प्राइस पे बाई करते हैं और वहीं पे फंस जाते हैं। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। देन बैंकिंग स्टॉक्स में पेशेंस की टेस्ट बहुत होती है। मैन्युफैक्चरिंग या एफएमसीजी स्टॉक्स जो हो गए वो फास्ट रिकवर कर सकते हैं, लेकिन बैंक्स में ट्रस्ट बिल्ड होने में टाइम लगता है। जो नया सीईओ आएगा वो सीईओ की क्लैरिटी मिलेगी, स्ट्रैटेजी क्लैरिटी मिलेगी, नंबर्स की क्लैरिटी हमें मिलेगी। तो ये सब कुछ प्रोसेस फॉलो होने में टाइम लगता है, सब अलाइन होने में अच्छा खासा टाइम निकल जाता है। तो इसके लिए बैंकिंग स्टॉक्स में आपको पेशेंस भरपूर रखनी पड़ेगी। देन प्राइस गिरने से पहले हमें रीज़न ट्रैक करना चाहिए। इन्वेस्टर को हमेशा ये चेकलिस्ट फॉलो करना चाहिए कि ये फॉल बिजनेस इश्यू है या मैनेजमेंट इश्यू, टेम्पररी अनसर्टेनिटी है या फिर परमानेंट डैमेज हो गया है, प्राइस गिर रहा है या तो फिर बिजनेस ही गिर रहा है। साउथ इंडियन बैंक में प्राइस गिरा लेकिन बिजनेस अभी तक भी डैमेज नहीं हुआ है, वो अच्छी तरीके से चल ही रहा है। तो ये भी हमें देखना चाहिए। देन अपॉर्चुनिटी तब बनती है जब क्लैरिटी आती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग क्रैश के दिन नहीं होती है, स्मार्ट इन्वेस्टिंग क्लैरिटी के बाद हमें करनी चाहिए। जैसे ही नया सीईओ अपॉइंट होते हैं, आरबीआई अप्रूवल मिलेगा, स्ट्रैटेजी क्लियरली कम्युनिकेट होगी, तब रिस्क कम हो जाएगा और फिर हम उसमें एंटर करेंगे तो फिर वो अपॉर्चुनिटी थोड़ी मीनिंगफुल बनती है। अभी
ड्यूरिंग क्रैश अगर आप इसमें जंप करोगे स्टॉक में तो विदाउट एनी क्लैरिटी आप उसमें फंस भी सकते हो। तो पूरी क्लैरिटी आने के बाद ही हमें एंटर करना चाहिए। आगे का पूरा सिनारियो अगर हमें पता चलेगा कि क्या क्या होने वाला है तो ही फिर इसमें एंट्री लेना बेटर रह सकता है। देन रिस्क मैनेजमेंट इज़ ग्रेटर देन रिटर्न चेसिंग। इस इवेंट का सबसे बड़ा लेसन ये है कि बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ा कम रिटर्न चलेगा, लेकिन रिस्क लाइट, हमेशा लाइट ही रहना चाहिए। पोर्टफोलियो में जो हमारी पोजीशन साइज़ होगी, मतलब जो एलोकेशन होता है वो छोटी ही रखना है। हम तो 3% के ऊपर जाते ही नहीं हैं, लेकिन कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो 1-2 स्टॉक में ही पूरी पूंजी लगा देते हैं, तो ये गलती नहीं करनी चाहिए, राइट। सिंगल मैनेजमेंट के ऊपर ही हमें ओवरबेट नहीं लगानी चाहिए। अगर हमें ऐसा लगेगा कि ICICI बैंक का मैनेजमेंट अभी बहुत स्ट्रांग है और हमने उसके ऊपर बैट लगा दी और रातों रात कुछ न्यूज़ आ गई, भाई मैनेजमेंट चेंज हो गया, कुछ रिसफल हो गया, तो पूरा पोर्टफोलियो का सत्यानाश हो जाएगा एक ही दिन में। सो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहिए। साउथ इंडियन बैंक का क्रैश हमें ये सिखाता है कि मार्केट सिर्फ नंबर से नहीं, भरोसे से भी प्राइस करता है, और भरोसा टूटने पर प्राइस सबसे पहले गिरता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज हमने कोई चार्ट नहीं देखा, कोई रेशियो नहीं निकाला। आज हमने एक चीज़ समझी कि मार्केट सिर्फ नंबर्स पे नहीं, इमोशन पर भी चलता है। साउथ इंडियन बैंक का 19% क्रैश ये प्रूफ करता है कि कभी कभी स्टॉक नहीं गिरता, कॉन्फिडेंस गिरता है। अगर आपने इस वीडियो से मार्केट साइकोलॉजी का एक भी लेयर समझा तो ये वीडियो सक्सेसफुल रहेगा। इस तरह के रियल मार्केट केस स्टडीज़ आपको सिर्फ प्रॉफिट नहीं, सर्वाइवल सिखाती है, और हम सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, हमें मार्केट में टिके रहना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक और रियल मार्केट स्टोरी के साथ।